अपने पति से पूछा, लेकिन पति ने साफ मना कर दिया कि वो तो उस कमरे में गया ही नहीं। एनी को तसल्ली देने के लिए उसके पति ने तुरंत उस कमरे को दोबारा ताला लगा दिया। तभी उसके पति को कब्रिस्तान से एक फोन आया। वहाँ काम करने वालों ने उसे एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर दी। उन्होंने बताया कि जिस माँ को अभी अभी दफनाया गया था, उनकी कब्र को किसी ने तोड़ दिया है। लेकिन एनी परेशान न हो, इसलिए पति ने उसे असली बात नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ एनी ने फिल्म देखने जाने का बहाना बनाया और अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए एक सपोर्ट ग्रुप में चली गई। अजनबियों के सामने उसने अपनी हिम्मत का दिखावा छोड़ दिया और अपने परिवार के उस काले सच को उजागर कर दिया। असल में माँ की मौत से पहले वे लोग कभी एक साथ नहीं रहते थे। उसकी माँ को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिमेंशिया की बीमारी थी। इस वजह से उन दोनों के बीच हमेशा एक दूरी बनी रही। फिर भी वो अपनी माँ की तकलीफ को अच्छी तरह समझती थी। जब एनी छोटी थी तब उसके पिता ने मानसिक बीमारी के कारण खाना पीना छोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। उसके भाई ने भी 16 साल की उम्र में सिजोफ्रेनिया के कारण माँ के कमरे में ही फांसी लगा ली थी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने इल्जाम लगाया था कि ये सब माँ की वजह से हुआ है और माँ किसी और को उसके शरीर के अंदर भेज रही है। परिवार में हुए इन लगातार हादसों के बाद ही माँ की हालत और भी खराब हो गई थी। इसलिए एनी को मजबूरी में उन्हें अपने घर लाना पड़ा। लेकिन माँ की कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आदत के कारण दोनों के रिश्ते कभी सुधर नहीं पाए। बड़े बेटे पीटर के जन्म के बाद एनी ने अपनी माँ को उसके पास फटकने भी नहीं दिया। इसलिए इसके बाद ही उसने अपनी बेटी चार्ली की परवरिश की जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप दी थी। इसी वजह से अपने परिवार को लेकर एनी के मन में हमेशा एक गिल्ट रहा। उसकी माँ के होने से ही उनके इस 4 लोगों के परिवार में कभी शांति नहीं रही। उसने कई बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करे। भले ही उसकी ये कहानी थोड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जानकारी छुपी है। इसे पूरी फिल्म के राज खोलने की पहली चाबी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूरी फिल्म का पहला बड़ा मोड़ और सबसे बुरे सपने की शुरुआत अब आ गई है। चार्ली अपनी उम्र के बच्चों से घुले मिले और थोड़ी नॉर्मल हो सके, इसलिए एनी ने दोनों की मर्जी के बिना पीटर को मजबूर किया कि वो अपनी बहन को भी हाई स्कूल पार्टी में लेकर जाए। पार्टी में जाते ही पीटर की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो पसंद करता था। उसने तुरंत अपना छिपा कर रखा हुआ महंगा गांजा निकाल लिया। लड़की खुशी खुशी मांग गई और उसे लेकर ऊपर चली गई। वहीं चार्ली को उसके सबसे पसंदीदा चॉकलेट केक का लालच देकर अकेला ही नीचे छोड़ दिया गया। लेकिन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस केक में वही नट्स डाले गए थे जिससे चार्ली को भयंकर एलर्जी थी। तो जब पीटर आराम से गांजा फूंक रहा था तभी चार्ली की सांसें अचानक तेज हो गई और उसका गला सूजने लगा। उसे मजबूरन ऊपर जाकर पीटर को ढूंढना पड़ा। पीटर को देखते ही समझ आ गया कि मामला बहुत सीरियस है। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और पास के अस्पताल की तरफ भागने लगा। लेकिन आधे रास्ते में ही चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उसकी सांस रुक जाएगी। पीटर बुरी तरह घबरा गया और गाड़ी पूरी स्पीड से भगाने लगा। तभी चार्ली ने बिना सोचे समझे ताजी हवा लेने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया और ठीक उसी वक्त सड़क के बीच में एक मरा हुआ जानवर आ गया और उसके बाद वही हो गया। एक बहुत ही भयानक और जोरदार टक्कर की आवाज के बाद चारों तरफ फिर से श्मशान जैसी शांति छा गई। पीटर ड्राइविंग सीट पर ही जम गया। उसकी न तो पीछे मुड़ने की हिम्मत हो रही थी, न गाड़ी से नीचे उतरने की और न ही अपनी बहन का नाम पुकारने की। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें अटक गई। वो बहुत देर तक बस सुन्न होकर वही बैठा रहा। फिर बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और चुपचाप घर वापस आ गया। वो सीधा अपने कमरे में गया और आंखें खोले बिना हिले डुले बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह तक तभी दिल चीर देने वाली एक दर्दनाक चीख ने घर की खामोशी को तोड़ दिया और उसकी उस झूठी तसल्ली को भी। आखिर माँ ने उस बिना सिर वाली लाश को देख ही लिया था, क्योंकि चार्ली का सिर तो कई किलोमीटर दूर सड़क पर ही पड़ा था। लेकिन किसी का ध्यान इस चीज पर नहीं गया कि उस खंभे पर रहस्यमयी तरीके से एक अजीब सा निशान बना हुआ था और ये निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा नानी के हार पर बना था। चार्ली की इस भयानक मौत ने एक बम की तरह इस पहले से ही टूटे हुए परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एनी दुख और खुद को कोसने के एक ऐसे भंवर में फंस गई कि वो पागल सी हो गई। उसने उस ट्री हाउस में सोना शुरू कर दिया जहाँ चार्ली रहा करती थी। एनी और पीटर का मां बेटे का रिश्ता भी पूरी तरह टूट गया और पीटर भी इस गहरे सदमे और गिल्ट में डूब गया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। इसी घुटन भरे माहौल में एनी बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर सपोर्ट ग्रुप के पास पहुंची। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा कि शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा और वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि एक अनजान औरत ने उसे रोक लिया। उसने एनी को बताया कि उसका नाम जोन्स है और पिछली बार वो भी वही थी। उसने एनी को अंदर चलकर बात करने के लिए कहा, लेकिन एनी का उस वक्त किसी से भी दोस्ती करने का कोई मन नहीं था जब तक कि उस औरत ने ये नहीं कहा कि और पोते की लगातार मौत के बाद ही उसका रवैया थोड़ा बदला। आखिरकार उसने उसका फोन उठा ही लिया और कहा कि आगे कभी फुर्सत मिलेगी तो मिलेंगे। अगले दिन जब एनी हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी तो गलती से उससे मेज पर रखी पेंट की बोतल गिर गई। इत्तेफाक से पेंट ने ठीक उसी पर्ची को भिगो दिया जो जोन्स ने उसके लिए छोड़ी थी। थोड़े सोच विचार के बाद वो उस पर्ची पर लिखे पते पर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची उसकी नजर जमीन पर रखे डोरमैट पर टिक गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी माँ ने शायद बिल्कुल ऐसा ही कुछ बुना था। वो ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही जोन्स के गर्मजोशी भरे स्वागत ने उसका ध्यान तोड़ दिया। एक जैसे दुख से गुजर रही दोनों औरतों ने एक दूसरे से अपना दर्द बांटना शुरू कर दिया। एनी ने रोते हुए चार्ली की मौत के बाद के बुरे हालात के बारे में बताया और पीटर के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों की वजह भी बताई। ये कुछ साल पहले की बात है जब वो डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात नींद से अचानक जागने पर उसने खुद को पीटर के बिस्तर के पास खड़ा पाया। पीटर के पूरे शरीर पर उसने पेंट थिनर डाल दिया था और उसके हाथ में माचिस थी। पीटर डर के मारे जोर से चीखा और एनी खुद भी बहुत घबरा गई थी। इसी घटना की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और अब तो उनके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके थे। जो से बात करने के बाद एनी का मन सच में काफी हल्का हो गया था। उस रात परिवार के तीनों लोग बहुत समय बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन ये शांति बस कुछ ही सेकंड चली और माँ बेटे में फिर से चार्ली को लेकर तीखी बहस होने लगी। एनी ने बहुत कड़वे शब्दों में पीटर पर इल्जाम लगाया कि उसने कभी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली और हमेशा चीजों से भागते हुए बस अपना मुंह बनाकर रखा है। वही पीटर ने भी एक ऐसा तीखा सवाल किया जिसने बेदर्दी
से एनी की सारी पोल खोल कर रख दी। एनी कुछ जवाब नहीं दे पाई और अपनी गलती भी नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद एनी सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने आई। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंची, उसकी मुलाकात फिर से जोस से हुई। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि जोस अब पहले की तरह उदास नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। उसने बहुत खुश होकर बताया कि वो आत्माओं को बुलाने वाली एक रस्म में गई थी और एक मीडियम की मदद से उसने अपने मरे हुए पोते को बुलाया है। एनी ने उसे एक अजीब सी लेकिन तमीज भरी स्माइल दी। जाहिर है उसे इस तरह की फालतू बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जोस के बहुत जोर देने पर उसे मजबूरन उसके साथ घर जाकर ये सब देखना पड़ा। आत्माओं को बुलाने की वो रस्म देखने में बहुत आसान लग रही थी। जोस ने एक मोमबत्ती जलाई और एनी को अपने साथ उल्टे रखे गिलास पर हाथ रखने को कहा। फिर वो अपने पोते का नाम पुकारने लगी और बोली कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो इस गिलास को हिलाओ। एनी ये सब देखकर बुरी तरह डर गई और उसने जल्दी से मेज के नीचे देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई चाल या मशीन नहीं मिली। उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब जोस ने तुरंत एक चॉकबोर्ड निकाला और अपने पोते से कहा कि वो जो भी कहना चाहता है उस पर लिख दे। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल चौक अपने आप बोर्ड पर चलने लगेगा और उस पर लिखा होगा आई लव यू दादी। ये देखकर एनी के होश उड़ गए और वो डर के मारे तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगी। जोस ने उसे रोका नहीं, बस जाते समय उसने एनी के हाथ में आत्मा बुलाने की रस्म वाला एक पर्चा थमा दिया और उसे कुछ जरूरी बातें बताई। वापस लौटते समय एनी अभी भी सदमे में थी और उसके साथ एक के बाद एक अजीब चीजें भी होने लगी। सबसे पहले रास्ते के बीच में पीछे वाली सीट से अचानक चार्ली की वो जानी पहचानी आवाज आई। फिर रात होने पर बेचैन एनी ने अचानक देखा कि घर में न जाने कहां से बहुत सारी चींटियां आ गई हैं, जो झुंड बनाकर पीटर के कमरे की तरफ जा रही थी। वो देखने के लिए उठी, लेकिन वहां उसे एक बेहद खौफनाक नजारा दिखा। गहरी नींद में सो रहे पीटर का पूरा शरीर घनी चींटियों से ढका हुआ था। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी पीटर की आवाज ने उसे वापस होश में ला दिया। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये सिर्फ उसका वहम था। पीटर ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ और उसकी डरी हुई शक्ल देखकर, जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पूछा कि वो उससे इतना क्यों डरती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि तभी उसके मुंह से अचानक निकल गया, तो फिर तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहती थी। क्या मैं तो बस तुम्हें पकड़ना चाहता था? क्या जो भी हो, मैंने वो सब किया जिसके लिए उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन वो काम नहीं किया। मुझे खुशी है कि वो काम नहीं किया। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी पल ऐसा लगा जैसे वे दोनों उसी रात में वापस चले गए हों जब ये सब शुरू हुआ था, जब उसका पूरा शरीर पेंट थिनर से भीगा हुआ था। एनी ने ना चाहते हुए भी माचिस जला दी और आग ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया और वो अचानक इस बुरे सपने से जाग गई। इस जबरदस्त घबराहट में उसे ना जाने कैसे जोस की वो आत्माओं को बुलाने वाली रस्म याद आ गई। इसलिए उसने तुरंत अपने पति और पीटर को उठा दिया। उसकी इतनी अजीब बात सुनकर पति को सबसे पहले यही लगा कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और उसने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन एनी की बहुत जिद करने पर उसे मजबूरन मानना पड़ा। तीनों ने हाथ पकड़कर मेज के पास खड़े हो गए और एनी पर्चे में लिखे तरीके से चार्ली का नाम पुकारने लगी। अगले ही पल पीटर को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर सच में वो गिलास हिलने लगा। बाप बेटे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एनी ने बिना कुछ सोचे खुश होकर चार्ली की ड्राइंग बुक निकाली और उसे पुकारते हुए कहा कि वो जो कहना चाहता है वो लिख दे। इंतजार के बीच पीटर बहुत ज्यादा कांपने लगा। वो साफ तौर पर बहुत डर गया था। गनीमत रही कि पिता ने समय रहते उसकी हालत देख ली और जल्दी से उसे रोकने आ गया और इसी बहस के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। हेलो मम्मा 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 मम्मा। आखिरकार पति ने एक गिलास पानी फेंककर अपनी पत्नी को होश में लाया। तब जाकर ये सारा तमाशा कुछ देर के लिए रुका, लेकिन इसी पल से एक अजीब सी बुरी ताकत ने इस परिवार पर पूरी तरह से हमला कर दिया। असलियत में पीटर की दिमागी हालत और भी खराब हो गई थी। वो सारा दिन गुमसुम सा रहने लगा था। क्लास में उसे अचानक एक अजीब सी नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो जमीन से उड़कर छत पर गई और फिर छत से किताबों की अलमारी में घुस गई और ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा बाकी किसी को वो रोशनी नहीं दिख रही है। और जब उसने मुड़कर वापस अलमारी की तरफ देखा तो शीशे में उसकी खुद की परछाई एक डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। जल्दी ही एनी के पास उसके पति का फोन आया। पति ने उसे बताया कि पीटर बहुत डरा हुआ है और उसे लग रहा है कि कोई बदला लेने वाला भूत उसके पीछे पड़ा है। इसलिए पति ने उसे घर लाकर आराम करवाने का फैसला किया है और ये कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। इस बात ने एनी को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उसे लगा जैसे वो अचानक कोई अजनबी बन गई है, जिसे उसके पति और परिवार ने अलग थलग कर दिया है। बेबसी और गुस्सा उसके मन में भर गया। वो पागलों की तरह अपनी सारी कलाकृतियों को तोड़ने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने सिर्फ पीटर के बेडरूम के मॉडल को छोड़ दिया, जिसके बिस्तर पर पीटर जैसी ही एक बिना सिर की लाश पड़ी थी। फिर रात होने पर एनी को फिर से हॉलवे से अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो ये देखने के लिए आगे गई तो उसने मुड़कर देखा कि चार्ली के कमरे का दरवाजा न जाने कब खुल गया था। चार्ली की वो ड्राइंग बुक अपने आप पन्ने पलट रही थी और उस पर अपने आप कुछ अजीब सी आकृतियां बनने लगी थी। दूसरी तरफ गहरी नींद में सो रहा पीटर उसी जानी पहचानी आवाज से जाग गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि चार्ली चुपचाप वहां खड़ी थी। फिर अचानक से जोर जोर से बहस करने की आवाजें आने लगी। पीटर पूछ रहा था कि उसकी माँ अपने ही बाल क्यों नोच रही है, लेकिन उसकी माँ ने बहुत ही मजबूती से कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि वो तो उसकी चीख सुनकर वहां देखने आई थी। फिर उसने सुना कि उसकी माँ कह रही है कि उसने चार्ली को देखा है। माँ को शक था कि ये सब उस ड्राइंग बुक की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसे उठाया और फायरप्लेस के पास जाकर उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उस बुक में आग लगी, पीटर के हाथ में भी अचानक से आग लग गई। जब माँ को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तो उसने जल्दी से उस बुक को आग से बाहर निकाला। तब जाकर पीटर के हाथ की आग बुझी। इन सब अजीबोगरीब घटनाओं
घटनाओं का सच जानने के लिए एनी अगले दिन सुबह सुबह ही जोन्स के घर मदद मांगने पहुंच गई, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे ये नहीं पता था कि उसी दीवार के पीछे वाले कमरे में उस रहस्यमयी निशान की पूजा की जा रही थी और टेबल पर पीटर की फोटो और चार्ली के बनाए हुए कुछ खिलौने रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला जादू या अजीब सी रस्म हो रही हो। तभी एनी की नजर फिर से पैरों के नीचे वाले डोरमैट पर पड़ी। उस पर बनी जानी पहचानी कढ़ाई देखकर उसे अचानक कुछ याद आया और वो तुरंत भागकर अपने घर गई। उसने अपनी माँ के पुराने सामान को फिर से छाना और सच में वहाँ वैसे ही कई और डोरमैट मिले। इतना ही नहीं, उसे पैमोन नाम के एक राक्षस के बारे में एक पुरानी किताब भी मिली। उसमें लिखी बातों के हिसाब से पैमोन सोलोमन के 72 राक्षसों में से 9वें नंबर का तबाही मचाने वाला भगवान था। उसका शरीर आदमी का और सिर औरत का था। वो ताज पहनता था और उसके शरीर पर 3 सिर लटके रहते थे और वो एक ऊंट की सवारी करता था। उसमें यह भी लिखा था कि पैमोन को रहने के लिए एक आदमी के शरीर की जरूरत होती है और जो उसे बुलाता है उसे बहुत सारा पैसा और ताकत मिलती है। एनी आगे चीजें ढूंढती रही और एक फोटो एल्बम देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जोन्स और उसकी माँ तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। उसमें काले जादू से जुड़ी किसी मंडली की मीटिंग जैसी कई और तस्वीरें भी थी और उसकी माँ शायद इस मंडली की लीडर थी। एनी ये सब देखकर और भी घबरा गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके परिवार के साथ जो भी डरावनी चीजें हो रही हैं, वो शायद इसी काले जादू वाली मंडली की साजिश थी। ये सोचते ही वो जल्दी से एटिक की तरफ गई ताकि उसे कुछ और सुराग मिल सके, क्योंकि उसे याद था कि उसकी माँ अक्सर वहाँ अकेली रहती थी। लेकिन जैसे ही उसने एटिक का दरवाजा नीचे खींचा, हजारों मक्खियों के साथ एक बहुत ही गंदी बदबू उसके चेहरे पर आई। उसने अपनी उल्टी रोकी और ऊपर चढ़ गई, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कोने में बिना सिर की एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। वो डरते डरते उसके पास गई और देखा कि वो तो उसकी अपनी माँ थी, जिसे बहुत पहले दफनाया जा चुका था। और बगल की दीवार पर पैमोन का वही निशान बना हुआ था। और उधर दूसरी तरफ स्कूल में पीटर पूरी तरह से सहमा हुआ था। उसे फिर से वो नीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के पीछे पीछे जाकर उसने देखा कि दरवाजे के बाहर शायद कोई उसे बुला रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे और वो मुड़कर वापस क्लास में चला गया। उसके कानों में फिर से वही जानी पहचानी क्लिक करने की आवाज गूंजने लगी और फिर अचानक से उसका शरीर बिना कंट्रोल के बहुत ही बुरी तरह से मुड़ने लगा। आहा, स्कूल ने तुरंत पीटर के पिता को फोन किया। बेटे की ऐसी हालत देखकर पिता उसे जल्दी से घर ले आया ताकि वो आराम कर सके। जैसे ही वे घर पहुंचे, एनी डरे हुए चेहरे के साथ भागती हुई बाहर आई। बेटे की हालत को नजरअंदाज करते हुए उसने रोते हुए अपने पति को सब कुछ बता दिया। लेकिन उस लाश को देखकर पति को लगा कि किसी ने कब्र खोदी है और उसे गलतफ हमी हो गई कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और अपनी माँ को खोद कर निकाल लाई है। एनी के पास कोई जवाब नहीं था। भले ही उसने वो फोटो एल्बम निकालकर उसे सब समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पति उस पर शक ही करता रहा। सफाई देने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत वो अजीब सी ड्राइंग बुक निकाली और अपने पति को बताया कि इसमें रहस्यमयी तरीके से पीटर की ही तस्वीरें बनी हुई है। उसे लगा कि ये कोई श्राप है और इसी वजह से पीटर की ये हालत हो गई है। इसलिए उसने अपने पति से मिन्नतें की कि वो उसे जला दे, शायद इससे ये डरावना सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पति ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी वो इन मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन नहीं कर पाया। एनी बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बुक उसके हाथ से छीन ली। पूरी तरह से टूट जाने के बाद इसी मौके का फायदा उठाकर एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर घुस गई और फिर जैसे ही रात हुई, कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। पीटर अभी अभी बेहोशी से उठा था और उसने देखा कि घर में बहुत ही डरावना सन्नाटा छाया हुआ है। उसने अपने माता पिता को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी माँ छत पर चिपकी हुई है और उसे ही घूर रही है। पीटर डरते डरते नीचे आया, लेकिन उसने देखा कि हॉल पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। फायरप्लेस के सामने एक जली हुई लाश पड़ी थी। वो कांपते हुए उसके पास गया और ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह तो उसके पिता की लाश है। वो हद से ज्यादा डर गया था। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जिससे उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। पीटर ये सब देखकर इतना डर गया था कि वो गिरते पड़ते एटिक की तरफ भागा, लेकिन उसकी माँ, जिसके अंदर वो राक्षस आ चुका था, एक पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगी। बड़ी मुश्किल से जब वो आवाज आनी बंद हुई तो उसने ऊपर देखा और पाया कि एटिक में हर जगह मोमबत्तियां जली हुई थी। कोने में रखी वो लाश वहां से गायब थी और उसकी जगह एक इंसान के आकार के खांचे में उसकी फोटो रखी हुई थी और उस फोटो में उसकी दोनों आंखें भी कटी हुई थी। उसने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की और खुद को बार बार यही कहा कि ये सिर्फ एक डरावना सपना है, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक नजारा देखा। उसकी माँ हवा में लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने हाथों में एक पियानो का तार कसकर पकड़ा हुआ था और किसी आरी की तरह बार बार पागलों की तरह अपना ही गला काट रही थी। पीटर पूरी तरह से टूट चुका था और जमीन पर गिर गया और तभी वो नीली रोशनी उसके शरीर के अंदर घुस गई। लेकिन अब वो पीटर नहीं रहा था जो वो पहले था। अपनी माँ की बिना सिर वाली लाश के इशारे पर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके मुंह से लगातार वही क्लिक करने की आवाज आ रही थी। वो कदम बढ़ाते हुए उस ट्री हाउस की तरफ गया। ट्री हाउस के अंदर मंडली के लोग लाइन से घुटनों के बल बैठे हुए अपने भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। ट्री हाउस की दूसरी तरफ उसकी बहन चार्ली का सिर एक मूर्ति पर रखा हुआ था और उसकी माँ और नानी की बिना सिर वाली लाशें भी दोनों तरफ घुटनों के बल बैठी थी। इस तरह माँ, बेटी और नानी तीनों उस राक्षस को बुलाने की बलि बन गई। इसके बाद जोन्स ने चार्ली के सिर से वो ताज उतारा और उसे पीटर के सिर पर पहना दिया और ऐलान किया कि पैमोन को आखिरकार वो आदमी का शरीर मिल गया है जो उसे चाहिए था। सब लोगों ने एक साथ मिलकर चिल्लाया, पैमोन की जय। और फिर ये फिल्म भी एक बहुत ही अजीब और खौफनाक माहौल के साथ खत्म हो जाती है। ये फिल्म हेरेडिटरी है, जो सस्ते जंप स्केयर से नहीं बल्कि दिमागी खौफ और किस्मत के इस बुरे खेल से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक मास्टरपीस है। इस फिल्म की सबसे डरावनी बात कोई राक्षस या खून खराबा नहीं है, बल्कि वो घुटन है जिसमें आप अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होते हुए देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल एनी के बनाए हुए उन छोटे छोटे मॉडल्स की तरह इस परिवार का हर एक इंसान एक बहुत ही बड़े और पहले से रचे गए खेल का हिस्सा था। उनकी
उनकी खुशी, उनका दुख, उनका जीना और मरना, ये सब तो उस मंडली के लोगों का बिछाया हुआ जाल था ताकि वो अपने भगवान को इस दुनिया में ला सके। इस सब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में किस्मत जैसी कोई चीज होती है? अगर हम सच में सिर्फ किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं, तो फिर हमारे लड़ने और बचने की कोशिश का क्या मतलब रह जाता है? हर डरावनी फिल्म आपकी हिम्मत का एक इम्तिहान होती है। मैं हूँ थाउजेंड फेसेस। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।